नमस्कार दोस्तों, आजकल जब भी कोई पार्टी होती है, फिर चाहे वो बच्चों की पार्टी हो, किट्टी पार्टी हो या ऑफिस की कोई गेट टुगेदर, हम क्या ऑर्डर करते हैं? पिज्जा, बर्गर, समोसा, चाउमीन वगैरह वगैरह, और ये सब बनते हैं मैदे से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि मैदा गेहूं से बनता है, लेकिन फिर आपका सवाल होगा कि गेहूं से बनी चीजों और मैदे से बनी चीजों के टेस्ट में इतना फर्क क्यों होता है? तो चलिए इन सब सवालों का जवाब जानते हैं आज इस वीडियो में। आपके लिए इस तरह की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस लाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। सो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, गेहूं के दाने के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपरी परत को ब्रेन कहते हैं। इसमें फाइबर और बी विटामिन पाए जाते हैं। बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से स्टार्च होता है। और गेहूं के सबसे बीच वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन ई, हेल्दी फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और बी विटामिन्स होते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो इसके लिए ब्रेन और जर्म को गेहूं से अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म वाला हिस्सा बचता है, जिसे पीसकर हम मैदा बनाते हैं। चलिए अब गेहूं से मैदा बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। गेहूं की फसल को हार्वेस्टर का उपयोग करके फसल में से गेहूं के दाने अलग कर लिए जाते हैं, जिन्हें बोरियों में भरकर फैक्ट्री में डंपिंग या इनटेक पॉइंट पर खाली कर लेते हैं, जिससे गेहूं अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाती है। यहाँ गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटेन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए लैब टेस्टिंग की जाती है और एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस द्वारा साफ करते हैं। गेहूं का क्लीनिंग प्रोसेस भी काफी लंबा होता है, जिसमें सबसे पहले गेहूं को ड्रम सीव से निकाला जाता है। इसमें एक ड्रम की तरह घूमती हुई छन्नी लगी होती है, जो गेहूं में से बड़ी बड़ी चीजों जैसे प्लास्टिक, पेपर आदि को अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं पहुंचता है ग्रेविटी क्लीनर में, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नियां लगी होती हैं और गेहूं ग्रेविटी के कारण धड़कते हुए नीचे आता है, जिसके द्वारा अन्य फसलों के दाने और डंठल आदि को साफ किया जाता है। जिसके बाद गेहूं एक फ्लो बैलेंसर से गुजरता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है, जो गेहूं के आगे बढ़ने के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब गेहूं को मैग्नेटिक डीस्टोनर से निकाला जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, जो गेहूं में से लोहे की चीजें जैसे कि नट, बोल्ट, तार आदि के टुकड़े को अलग कर देता है। इसके बाद अगले प्रोसेस में इसे वाइब्रो सेपरेटर में भेजते हैं, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं, जो लगातार हिलते हुए गेहूं में चिपकी हुई कई छोटी चीजों को साफ कर देती हैं। इसके बाद गेहूं डीस्टोनर में पहुंचता है। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकर और कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है और नीचे से आती हुई हवा इसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती और इसे ऊपर ही बनाए रखती है, जिस वजह से जाली के संपर्क में मौजूद कंकर और पत्थर के टुकड़े जाली की खास डिजाइन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और एक साइड कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगता है। इसके बाद गेहूं को स्कॉरर में डाला जाता है, जिसमें एक ड्रम के अंदर घूमता हुआ रोल लगा होता है। ड्रम और रोल दोनों के ऊपर कई सारे दांत जैसे लगे होते हैं, इसलिए जब ड्रम और रोल के बीच के थोड़े से गैप में गेहूं को डाला जाता है तो गेहूं के दानों और दांतों के बीच के फ्रिक्शन की वजह से दानों पर जमी मिट्टी और भूसा अलग हो जाता है। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल में डाला जाता है, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से ताजा हवा फेंकी जाती है, जो गिरते हुए गेहूं में मौजूद भूसे और डस्ट को उड़ाकर अलग कर देती है, जिससे हमें साफ गेहूं मिल जाता है।
अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन वॉशर में भेजते हैं, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छे से साफ करते हैं ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है, जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजा जाता है। इसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाती हुई गेहूं जल्दी से सूख जाती है। इस साफ गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज सिलों में भेजते हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लिया जाता है ताकि ये वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। अब अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो इसे सीधा फ्लोर मिल में भेजकर चक्की से पीस लेते हैं, लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज सिलों से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस में डालते हैं ताकि गेहूं में नमी का पता लगाया जा सके। फिर इसे टर्बुलाइजर डैम्पनर में डाला जाता है, जहां पर जरूरत के अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है और गेहूं में पानी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी नमी को 7 से 20% तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद 10 से 12 घंटों के लिए गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है। इस कारण गेहूं का बाहरी हिस्सा यानी ब्रैन सख्त हो जाता है, जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला रहता है। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजा जाता है, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरते हैं तो क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं, जिस वजह से ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म अलग अलग हो जाते हैं और इन सब का एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें तीनों चीजें होती हैं। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से निकाला जाता है, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं, जिनके छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे आते हुए बारीक होता है। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से निकाला जाता है तो वो हिलने के कारण पूरी छन्नियों पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रैन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखा भी देती है। अलग अलग हिलती हुई छन्नियों से गुजरते हुए साफ एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जबकि ब्रैन और जर्म साइड में अलग होकर फिर से मिल में भेज दिए जाते हैं। नीचे इकट्ठा हुए एंडोस्पर्म के टुकड़े जो छनने के बाद हमें मिलते हैं, इसे ही हम सूजी कहते हैं। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजा जाता है, जहां पर इसे फीडर रोलर की मदद से एक साथ फैलाकर ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है और इसे ज्यादा बारीक पीसने के लिए सीरीज में लगे एक के बाद एक कई सारे रोलर्स इसके पार्टिकल्स का साइज 200 माइक्रोन से छोटा कर देते हैं। फिर इसे प्लांट शिफ्टर में भेजते हैं, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी बहुत ज्यादा बारीक छन्नियां लगी होती हैं, जो काउंटर वेट मैकेनिज्म के कारण लगातार रहती हैं। प्लांट शिफ्टर में ऊपर से बारीक पिसे सेमोलिना को डाला जाता है। बहुत बारीक पार्टिकल्स सारी छन्नियों को पार करके नीचे पहुंच जाते हैं और बाकी पार्टिकल्स को पिसने के लिए फिर से रोलर मिल में भेजा जाता है। सबसे आखिरी में छन्ने के बाद जो आटा मिलता है उसके पार्टिकल्स का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। इसे ही हम मैदा कहते हैं। लेकिन आप वीडियो देखकर सोचेंगे कि ये तो ज्यादा सफेद नहीं है। दरअसल जब मैदा हवा के संपर्क में कुछ समय के लिए रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर अपने आप सफेद हो जाता है, लेकिन कई बार कंपनियां इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसे परऑक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट की मदद से ब्लीच भी करती हैं। दोस्तों, ये तो था फैक्ट्री में मैदा बनाने का पूरा प्रोसेस, लेकिन अभी भी आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि जब गेहूं से ही आटा, सूजी और मैदा बनता है तो फिर स्वाद में इतना अंतर क्यों होता है? तो इसके 2 बड़े कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है मैदा में ब्रैन और जर्म का ना होना, जिसमें फाइबर और मिनरल होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के स्वाद को कम कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टिकल साइज। गेहूं से बने दलिए के पार्टिकल का साइज 1000 से 15 माइक्रोन के बीच में होता है। सूजी के पार्टिकल 400 से 800 माइक्रोन के होते हैं और आटे के पार्टिकल्स 300 से 400 माइक्रोन के होते हैं। वहीं मैदे के पार्टिकल सिर्फ 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पार्टिकल का साइज जितना कम होता है वो उतना ही जल्दी सलाइवा के साथ घुलकर ज्यादा टेस्टी लगता है और पेट में भी जल्दी पचकर ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी देता है। यही कारण है कि बीमार लोगों को
गेहूं का दलिया खिलाया जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं और धीरे धीरे पचते हैं, जबकि डायबिटीज वाले लोगों को मैदा से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होने के कारण वो जल्दी पचकर ग्लूकोज यानी शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये थी मैदा बनने की पूरी कहानी। अगर वीडियो में लगी हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।